हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हमारा चैप्टर नंबर जो है 13 नंबर चल रहा है। तो इसमें 3 बुक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमारा चैप्टर नंबर 13 हम लोग आपका देखेंगे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को हम देखेंगे। महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, उनके जो राष्ट्रीय आंदोलन उनको पढ़ेंगे और इसमें हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे। उससे आगे पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे और गांधी जी जो ने किस प्रकार से क्या कुछ किया उनको पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं। ये पृष्ठभूमि उससे आगे बढ़ रही है उसी दिशा में। एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय अकेले ही व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद के इतिहास में अगर आप बात करोगे तो एक अकेले व्यक्ति के राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम इटली के निर्माण में गैरीबल्डी और अमेरिका की स्वतंत्रता में जॉर्ज वाशिंगटन और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में ची मिन्हा को जोड़कर देख सकते हैं। इस तरह गांधी को भारतीय राष्ट्रीय का पिता कहा जाता है, भारत राष्ट्र का पिता। तो आप जानते हैं इटली के लिए किसने प्रयास किया सबसे ज्यादा? गैरीबल्डी ने। और अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए आपका जॉर्ज वाशिंगटन। आप देखते हैं एक शहर है वाशिंगटन डीसी या वाशिंगटन, ये उन्हीं के नाम पर पड़ा। क्लियर है? और महात्मा गांधी को भारत के लिए। ठीक, क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित थे। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं है। वाशिंगटन डीसी अथवा ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्तांत उस समाज को सावरिया है, नियंत्रित है जिस पर वो रहते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, वे इतिहास बनाता है, बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में हम 1915 से लेकर 1948 के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकाल में गांधी जी के गतिविधियों पर विश्लेषण करेंगे। तो 1915 से लेकर 1948 के बीच में गांधी जी ने क्या क्या किया, उनका विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन से उस 1915 से लेकर 1948 के बीच में किस तरह की उनकी एक्टिविटी थी, कहाँ कहाँ उन्होंने आंदोलन किए, किस तरह के फैसले लिए, कौन कौन सी सभाओं करी, उन सभी पर हम बात करेंगे। भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ संपर्क और उनके द्वारा प्रेरित नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक संघर्ष की छानवान करेंगे और विद्यार्थी के समर्थन, उनके अलग अलग स्रोत पर भी नजर रखेंगे और इतिहासकार एक नया नेता, जीवन मूल और उनकी निज सामाजिक आंदोलन का जुड़कर भी हम इनको क्या करेंगे, सबको पुनर्निर्माणित करेंगे। ठीक, कहानी क्या है? हम गांधी जी का बेसिकली 1915 से लेके और 1948 के बीच के समय के उनकी गतिविधि, उनके आंदोलन, उनके प्रयासों का हम लोग एक ओवरऑल विश्लेषण करने का इस चैप्टर में प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो हमारे चैप्टर की जो मेन शीर्षक है वो कौन है? महात्मा गांधी। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले कुछ पिछले चैप्टर की क्वेरी आप पूछिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, ये संघर्ष के दौरान गांधी जी द्वारा जब भी मैदान में उतरे तो प्रखंड भीड़ उनके साथ चलती थी। वो विश्वास करते थे कि गांधी जी द्वारा जो भी वाक्य कथन कहा गया वो देश हित में है और उसी हित को लेकर वो आगे साधते हैं। ये भीड़ कब की है? अगर आप देखेंगे, मार्च 1930 में उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी जिसका नाम था नमक यात्रा। इसको हम बहुत बार दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। दांडी मार्च जो यात्रा है, हम उसके नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? और उस पर भी हम बात करते हैं, दांडी मार्च। क्लियर है? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले शुरू करते हैं, स्वयं की उद्घोषणा करते एक नेता।
आज महात्मा गांधी का पूरा नाम देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी। ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है। तो महात्मा गांधी हमने आम रूप में इनका सबसे प्रसिद्ध नाम सुना, जबकि रियल नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। विदेश में 2 दशक रहने के बाद, 2 दशक मतलब यानी कि 20 वर्ष, ये 20 वर्षों तक रहने के बाद, 20 वर्षों में रहने के बाद 1915 में अपनी गृह भूमि का वापस आई। कैसे हैं? 1915 वो में अपने गृह भूमि पर वापस आए, यानी कि भारत वापस आए। इन वर्षों में वे अधिकांश हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में बिताया। 20 साल तक कहां रहे? दक्षिण अफ्रीका। वहां एक वकील के रूप में थे और बाद में इसी क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बने। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देव नेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा गांधी बनाया। कह रहे दक्षिण अफ्रीका ने ही क्या करा? गांधी को आपका महात्मा गांधी बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध अपनी विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया। अब आप जानते हैं सत्याग्रह एक इनका बहुत बड़ा टूल था, हथियार था, जिसके दम पर ये सब कुछ करते थे। और उसका मेन जड़ क्या थी? अहिंसा। किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखें, लोगों को समझाएं, बताएं कि भाई हमारी डिमांड क्या है, क्यों है, किस लिए कर रहे हैं, कारण क्या है, वो चीजें समझाएं। विविध धर्म के बीच सौहार्द बढ़ने का प्रयास किया। उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी कि भैया क्या उनका भेदभाव है, क्या कुछ है, उसके लिए उन्होंने चेतावनी। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का 1993 में ये सब गए और सबके लिए अधिकृत विभिन्न थे। वे सब गए और सबके लिए अपेक्षित भिन्न थे। अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन वह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया। अधिकांश प्रमुख शहरों, कस्बों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905 और 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इनसे व्यापक रूप से मध्यम मार्ग के बीच अपील का विस्तार कर दिया गया कि जो बीच है उसका अपील और उसका मध्यम मार्ग कर दिया गया। आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें से महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाल बाल यानी कि लाला लाजपत राय, और 3 यानी कि लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नेता उभरे। हम इतिहास में लाल, बाल, पाल का नाम सुनते हैं ना, और ये लाला लाजपत राय, ये 3 नेता रहे। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र पाल, और पाल से नहीं, लाल से बाल गंगाधर लाला लाजपत राय, और उसके बाद पाल से आपके बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये है ना, ये नेता के रूप में उभरे, बहुत फेमस नेता। और इनको गरमवादी यानी कि गरम दल के नेता, क्रांतिकारी नेता के रूप में इन्हें भारत में, विश्व में पहचान। इन तीनों का यह कहना था, इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष की अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र में एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक तो पंजाब में रह रहा है, एक महाराष्ट्र में रह रहा है, एक यूपी के बीच हिस्से में रह रहा है, मान लीजिए मध्य भारत में। ठीक, इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया कि भैया ये बातों से नहीं मानने वाले, जब तक हम इनके प्रति लड़ेंगे नहीं, इन्हें मार के नहीं भगाएंगे, तब तक ये यहां से निकलेंगे नहीं। उग्रवादियों का एक समूह क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार में हिमायती था।
उदारवादी यानी कि महात्मा गांधी के मानने तक जो थे वो राजनीतिक पराकाष्ठा और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये कैसे थे? ये सारे उदारवादी नेता थे। उदारवादी यानी कि दो गुट हमारे बीच आपको देखने के मिले। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से गुट। एक थे उदारवादी, दूसरे थे उग्रवादी। इनका प्रयास ही क्या था? उदारवादी में अपनी बात को बड़ी विनम्रता से रखना, उग्रवादी को अपनी बात को हिंसक रूप से रखना। अब मान लीजिए महात्मा गांधी किसी बात को कहेंगे तो वो क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे, अपनी बात को रखने का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर लाल बाल पाल रखेंगे, ये विरोध करेंगे, नारा देंगे और रास्ते बंद करेंगे और हो सके तो ये बमबारी भी करेंगे, मौके बैठेगा। ठीक, जो गांधी जी की तरह ही गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। सब कैसे थे? ये भी सब अपने पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से थे, वकील थे। गोपाल ने गांधी जी को एक वर्ष तक, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले इनका नाम आएगा, ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक वर्ष तक भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें कि उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति, अब घूमने जा रहे हैं तो पहली बारी कहां पहुंचे? तो पहली बार इनकी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में हुई। कहां पहुंच गए पहली बार? अगर इन्होंने कोई राजनीतिक रूप से हिस्सा लिया तो 1916 में बनारस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था। गांधी जी का ये पहला राजनीतिक प्रोग्राम। इस सम्मेलन में आमंत्रित व्यक्तियों में से वे राजा और मन प्रेमी थे, जिनके द्वारा वे दिए गए दान, मानव प्रेमी जिनके द्वारा दिए गए दान में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यह उनका योगदान था। इस समारोह में एनी बेसेंट, उस जमाने की होम रूल लीग आंदोलन की बहुत प्रखर नेता, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता पृथ्वी व्यक्ति की तुलना में गांधी जी की अपेक्षा अज्ञात थे। औरों की तुलना में गांधी जी कैसे थे? अज्ञात। अभी कोई गांधी जी को वो फेमस पर्सनैलिटी नहीं तो जानते थे। उन्होंने भारत के अंदर प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर उनको आमंत्रित किया गया कि भैया क्या कुछ है, उसके लिए आमंत्रित था। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी नेता के रूप में कैसे उभरे, कैसे वो भारत पहुंचे, क्या क्या उनकी कहानी है भारत पहुंचने की, उनका मेन टेक्निकल टूल क्या था या मेन हथियार क्या था, ये हमको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, उनके आंदोलन और साथ ही 3 नेता लाल बाल पाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये गांधी जी हैं और 1809 में जोहान्सबर्ग में अफ्रीका में एक बहुत एलीट पर्सनैलिटी थी। आपको तो उस जमाने में लो थे, वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे लंदन से। अगर कोई व्यक्ति भारत से लो करता था तो उसको बैरिस्टर कहा। उस जमाने में बैरिस्टर थे और इनके पिताजी जो था बड़ौदा रियासत के मुंशी थे इनके पिता। तो एक अपने आप में शख्सियत और एक आपकी पर्सनैलिटी के रूप में चमके। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथे से दिया। गांधी जी बोले भैया मजदूर गरीबी की बात करनी नहीं क्यों, बल्कि जो विशिष्ट वर्ग था उसको थोड़ा सा टोंट कसा या टंच कसा आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित ही अत्यंत शानदार है, किंतु वे धनी और सजे सवारे वृद्धजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच विषमता की चिंता प्रकट करता है। लगा बड़ी अच्छी बात है, यहाँ धनी और जो सजे सवारे लोग हैं उनके लिए है, लेकिन जो लोग लाखों गरीब हैं उन भारतीयों की भी अनुपस्थिति के बीच भी ये विषमता है।
गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त करने को कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब संभव नहीं है जब तक हम अपने आप को अलंकरण से मुक्त न करें। कैसे करें? जब तक हम अपने आप को अलंकरण से मुक्त ना कर लें तब तक हम नहीं मान सकते। उन्हें भारत के अपने हम बदनों की भलाई में ना लगवा दें। वे कहते हैं कि हमारे लिए स्वयं शासन का मतलब कोई अभिप्राय नहीं है। जब तक हम किसानों से उनके श्रम की लगभग संपूर्णता या लाभ अथवा उन्हें ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं तो हमारी मुक्त केवल किसानों के मध्य से ही हो सकती है। हमारे जो हम कहें कि हमको चीज हमारी मुक्ति कहां से होगी? केवल किसानों से। ना कि वकील, ना कि डॉक्टर, ना जिम्मेदार इससे सुरक्षित रखा जाए। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव और अवसर था क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों के संभव में एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक है। कैसा है? बहुत अच्छी बात है। द्योतक है, हम शिक्षा के सूचक में बढ़ रहे हैं, एक द्योतक है। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने और सुर से सुर मिलाने की अपेक्षा को उन किसानों और कामगारों को याद चुना जो जनसंख्या की अधिकांश हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां के में अनुपस्थित रहे। एक दृष्टि से फरवरी 1946 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तव में तथ्यों का उद्घाटन था। उन्होंने, गांधी जी ने जब बनारस विश्वविद्यालय का मौका मिले तो उन तथ्यों को, उन मुद्दों को, उन बातों को रखने का प्रयास किया जो मूल जड़ की थी कि भैया अच्छी बात है, आप विद्यालय उद्घाटन कर रहे हैं, समारोह सब बड़े बैठे, लेकिन उपस्थिति किसकी है? गरीब, लाखों गरीबों। ऐसी सारी बात, ठीक। और ये हमको इसमें शानदार एक व्यक्तित्व के रूप में हमको दिखा। क्लियर है? पढ़ लिया? गांधी जी एक दृष्टि से 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र और वास्तविक तथ्य और ये सारी चीजों को हमने देखा। भारतीय राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद वकील, डॉक्टर और जमींदार जैसे विशिष्ट वर्ग द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वाक्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों को अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करते थे और सक्षम बनाते थे और स्वयं की इच्छा की सर्वप्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने निर्णय के व्यवहार लेने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में गांधी जी में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार, चंपारण से आए किसान उन्हें अंग्रेजी नील उत्पादन के द्वारा किसानों के प्रति एक कठोर व्यवहार के बारे में पहुंचे। तो कठोर व्यवहार है उसका हमें आपकी चर्चा और जिक्र कहा चंपारण आंदोलन। क्लियर है? तो अगर आप चंपारण आंदोलन को देखोगे तो आपको क्लियर होकर दिखाई देगा कि चंपारण आंदोलन किस प्रकार का था, कैसे व्यवहार। अच्छा, इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ आ रही है कि गांधी जी जब भारत आ रहे हैं और उनकी एंट्री हो रही है बनारस विश्वविद्यालय से, पहली बार उनको मंच मिला तो लोगों ने गरीबों की बात करी, आंदोलन की बात करी, लेकिन उनका रास्ता अलग था, तरीका वही था लेकिन रास्ता अलग चुना। बात की आप बात कर रहे हैं सबकी, लेकिन उपस्थिति है लाखों आपके गरीबों की, यानी कि वंचित की बात किस तरीके से रखी कि इस चैप्टर में बड़ी देखने वाली और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा। ये लाखों भारतीय गरीबों की अनुपस्थिति के बीच विषमता की मैं आपकी चिंता प्रकट करता हूं कि गरीब नहीं है। कितनी बड़ी बात है। और उस जमाने में कराची में महात्मा गांधी मार्च 1916 की फोटो क्या है? मार्च 1916, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से आगे बढ़े। चलिए देख लें, आगे बढ़े। जब तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कुछ पूछना है किसी बच्चे को, देख लीजिए एक बार। चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है किसी का? बढ़े फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे प्यारे बच्चे, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।